तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फाउंडेशन है, जो नींव है, इसी वीडियो में रखेंगे। हम लोग जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, और अगर पॉसिबल है तो उसको 2-3 बार देखिए, और जो बात करेंगे इस वीडियो में उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही, इसके अराउंड ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी बेस्ड है, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि ये बहुत डिफरेंट है मैकेनिक्स के व्यू से। मैकेनिक्स में भी हमने फोर्सेस की बात किया था, यहाँ भी फोर्सेस की बात करेंगे हम लोग, लेकिन जिस तरह से हम फोर्सेस को यहाँ पे डील करेंगे, हैंडल करेंगे, वो बहुत डिफरेंट होने वाला मैकेनिक्स के व्यू से। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत वेग सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी आपको बताया जाता है कि भाई एक चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। आपको ये नहीं बताया जाता कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसाने की ज़रूरत क्यों थी इसके केस में। जैसे हमने मैकेनिक्स में बात किया था कि भाई एक ऑब्जेक्ट होता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। यहाँ पे हम क्यों नहीं बोल सकते थे कि भाई एक चार्ज है, वो दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसाने की ज़रूरत क्यों थी। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी को आपकी लाइफ डिफिकल्ट बनानी थी तो वो एक नया एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लेके आ गए थे। बहुत वैलिड रीजंस थे जिसके कारण आपने कोई एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, आपको मदद करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इस नए और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत क्यों थी। जिस तरह से हमने फोर्सेस को मैकेनिक्स में ट्रीट किया था, वैसे हम फोर्सेस को यहाँ पे ट्रीट क्यों नहीं कर सकते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा वाइड था, सुराख था, होल्स थे उसमें, कुछ लिटरली वाइड थे, यानी कि खालीपन था उसमें कुछ, राइट। लेकिन वो पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स के की आइडियाज़ क्या थे, मेन पॉइंट्स क्या थे। 3 आइडियाज़ थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, कि जो उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया था, उसमें 3 आइडियाज़ थे। पहला आइडिया था कि एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब जो फोर्सेस होती हैं वो इमीडिएटली एक्ट करती हैं, उनमें कोई डिले नहीं होता, कोई देरी नहीं होती उसमें। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो फोर्स होगी वो इमीडिएटली बिना डिले के होगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ी जल्दी से यहाँ पे कहीं मूव कर देता हूँ तो इमीडिएटली इन दोनों के बीच में फोर्सेस शुरू हो जाएंगे, लगना शुरू हो जाएंगे। जितना मर्जी मैं दूर मूव करूँ, इमीडिएटली जो एक्शन होता है वो इमीडिएटली होता है, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के। इसको बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरे आइडिया में फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। वो बोलता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो डिपेंड करता है उनके डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे हैं वो। प्रिसाइसली जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। और तीसरी आइडिया में हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स लो, उनको आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो अलोंग दैट लाइन फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये थे 3 आइडियाज न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो भी देखते हैं कि जो न्यूटोनियन वे था उसमें दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, उसमें होल्स क्या थे। तो जो पहला आइडिया था उसका एक्शन एट ए डिस्टेंस, अगर आप इसके बारे में सच में सोचो, ध्यान से सोचो, तो आपको लगेगा कि कुछ जादू टाइप हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है। क्योंकि अगर आप सच में सोचो तो क्या हो रहा है, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत दूर हो सकते हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, और फोर्स इंस्टेंटली एक्ट कर रही है, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कैसे फोर्स इंस्टेंटली ट्रांसफर हो रही है, बिना डिले ट्रांसफर हो रही है। और जब ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू होती हैं तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रही होगी। लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये 100 लाइट ईयर्स अवे है, बहुत दूर है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को कितनी जल्दी पता लगेगा कि भाई ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अपनी फोर्स को वो एडजस्ट करेगा। न्यूटन के लॉ के मुताबिक, एक्शन एट डिस्टेंस के मुताबिक, इसको इंस्टेंटली एक एकदम पता लग जाना चाहिए। तो अब सच में सोचो इसके बारे में तो ये काफी डिस्टर्बिंग थॉट है, काफी दिक्कत वाला थॉट है, राइट। तो ये जो एक्शन एट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है ये
काफ़ी लोगों को ट्रबल कर रहा था, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही थी इसको एक्सेप्ट करने में, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में, राइट। और ऐसी बात नहीं कि न्यूटन इससे बिल्कुल बेखबर था या उसको पता नहीं था। इनफैक्ट न्यूटन ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा था, वो बिल्कुल उसको पता था इसके बारे में, उसको भी ये ट्रबल कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था इसका, राइट। तो अभी देखते हैं कि भाई जो सेकंड और थर्ड जो की आइडिया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर आप देखो तो 19वीं शताब्दी तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, यानी जैसा न्यूटन बोल के गया था वैसा ही मोरलेस होता रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फील्ड में कदम रख रहे थे, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, नई नई चीज़ें पता कर रहे थे उस फील्ड में, तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो न्यूटन के आइडियाज़ के बेस पे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पहला बड़ा झटका जो लगा था वो लगा था अपने को 1820 में ऑलस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, और उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डिटेल में। और उसने शॉक कर दिया था लोगों को। मोटे मोटे तौर पे क्या किया था उसने एक वायर ली थी, उसमें से करंट पास किया था, और उसके वायर के पास में उसने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। जब उसने करंट पास किया इसमें से, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ये मूव किया इसने। तो ये रिजल्ट दो रीजंस के कारण बहुत शॉकिंग था। पहला ये था कि ये पहला वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में ऐसा लगा कि कुछ रिलेशनशिप है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि भाई यहाँ पे हम बोल रहे थे जब भी फोर्सेस लगती हैं वो जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप ज्वाइन करते हो किसी लाइन से, उस लाइन के अलॉन्ग लगती हैं, यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग लगेंगी। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर लग रही थी, साइडवेज लग रही थी फोर्स। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? अब तक जितनी भी फोर्सेस हमने देखी थी वो या तो पुश थी या फिर पुल थी। ये पहली फोर्स ऐसी थी जो साइडवेज लग रही थी। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? नॉट ओनली वो, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं और एक चार्ज लूं जो इसके नीडल के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इस नीडल पे वो चार्ज की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो नॉट ओनली फोर्स साइडवेज लग रही है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। यहां पे हम बोल रहे थे कि जो फोर्स है वो खाली प्रोपोर्शनल किससे, डिस्टेंस के। यहां पे जो फोर्स है वो चार्ज की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, तो ये पहली बड़ी प्रॉब्लम थी जो न्यूटोनियन व्यू था उसको। तो बाद में और भी चीज़ें आई जिनको न्यूटन के आइडियाज को यूज़ करके एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फॉर एग्जांपल लाइट, और होपफुली फ्यूचर में कभी रिलेटिविटी पे वीडियोस किए तो आपको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो इवेंचुअली अपने को एक कोई नया थ्योरी निकालना पड़ा काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो आपका फील्ड थ्योरी बना बाद में। ठीक है, तो अभी हमारे माइकल फैराडे भाई साहब वो पिक्चर में आते हैं। तो माइकल फैराडे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। तो माइकल फैराडे काफ़ी गरीब फैमिली से थे। उनके फादर ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, और बचपन में वो भी किताबों की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वहाँ पे किताबें बेचते भी थे और किताबों को बाइंड भी करते थे, वो जिल चढ़ाते थे किताबों में। ठीक है, तो सिंस किताबों के साथ काम करते थे तो किताबें पढ़ने का शौक भी हो गया, राइट। और समहाउ वो हम्फ्री डेवी, वो उस टाइम के बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, उनके असिस्टेंट कम नौकर बन गए किसी तरह से, और वहाँ से उनका जो साइंटिफिक करियर था वो शुरू हुआ था। माइकल फैराडे जो थे वो सेल्फ टॉट थे, खुद अपने आप को सिखाया था उन्होंने। ऐसा नहीं था कि वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाके सीखे थे, राइट। तो उनको एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज, इक्वेशंस, मैथमेटिक्स ये समझ में नहीं आता था। उनकी स्ट्रेंथ थी एक्सपेरिमेंट्स करना, राइट। और उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही बहुत बड़ी डिस्कवरीज कर दी थी जिनका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ था। इनफैक्ट आइंस्टाइन के रूम में 3 साइंटिस्ट की तस्वीर लगी हुई थी। पहला था न्यूटन, दूसरा था मैक्सवेल, और तीसरे थे माइकल फैराडे। इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि उन्होंने कितना इम्पैक्ट किया था। ठीक है, तो माइकल फैराडे को भी ये एक्शन एट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, राइट। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप एक चीज़ देखते हो जिसने उनको काफ़ी इंप्रेस किया। अगर आपके पास एक मैग्नेट है, उसके ऊपर अगर आपने पेपर रखा कोई, और आप छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ऐसे स्प्रिंकल करते हो उस पर, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये जो पैटर्न देखने को मिलता है, जो कर्व लाइन मिल रही है आपको, इनसे काफ़ी माइकल फैराडे इंप्रेस हुए थे, राइट। तो उनको लगा कि यार
जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो स्पेस में भरा पड़ा हुआ है। मतलब ये कि जो आपके पास मैग्नेट है जो आपका, ये स्पेस को ऑल्टर कर रहा है, स्पेस को चेंज कर रहा है किसी तरह से। न्यूटन के केस में बोलते थे भाई स्पेस यूजलेस है, कुछ भी नहीं हो रहा स्पेस में, लेकिन यहां पे इसको लगा कि यार स्पेस चेंज हो रहा है मैग्नेट के कारण किसी तरह से। मतलब ये हुआ कि स्पेस में ये जो चेंज आ रहा है इसके थ्रू लॉन्ग टर्म फोर्सेस लगती हैं। मतलब ये हुआ कि स्पेस वो एजेंट या फिर वो जरिया या वो मीडियम है जिसके थ्रू फोर्सेस लगती हैं। तो आपके पास चार्ज है, उसने स्पेस को चेंज किया, ये जो चेंज स्पेस होगा ये फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे चार्ज पे। ये मतलब है इसका। तो अभी जल्दी से देखते हैं कि भाई फैराडे के और न्यूटन के आइडिया में डिफरेंस क्या था। तो न्यूटन बोल रहा था कि भाई जो अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ए जो है वो बी पे डायरेक्टली लगाएगा फोर्स, और ये फोर्स इंस्टेंटली लगेगी, उसमें कोई डिले नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी। तो इस आइडिया में स्पेस का कोई काम नहीं था। फैराडे बोल रहा था कि भाई जो ए होगा वो आपके स्पेस को चेंज करेगा, और ये जो चेंज स्पेस है ये जाके फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, और ये जो चेंज है इसको बी तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, ये बोल रहा था फैराडे। ठीक है, फैराडे का जो कॉन्सेप्ट था ये बाद में जाके यही बना फील्ड का कॉन्सेप्ट। फील्ड जो है एक्चुअली वो मैथमेटिक्स से आया हुआ है, और इसका मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा फंक्शन जो स्पेस के हर एक पॉइंट पे कुछ वैल्यू असाइन करे। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर फील्ड की बात कर सकते हैं। इस रूम पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की कुछ वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर पानी किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो वहां पे मैं वेलोसिटी फील्ड की बात कर सकता हूं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर आप देखो तो माइकल फैराडे भी तो यही बोल रहा था कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके स्पेस को चेंज कर रहा है, और मैं हर एक पॉइंट पे स्पेस में उस चेंज की वैल्यूज को असाइन कर सकता हूं। तो एसेंशियली स्पेस में मैं हर एक पॉइंट पे एक एरो ड्रॉ कर सकता हूं जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जिसका कुछ डायरेक्शन होगा। राइट, यही तो बोल रहा था फैराडे। तो स्टार्टिंग में तो माइकल फैराडे के इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि न्यूटन के बाद लोग हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना चाहते थे, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना चाहते थे। जैसे वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख के गया था, और यहाँ पे एक आदमी था जिसको मैथ वैथ इतना समझ में नहीं आता था, इक्वेशन इतनी समझ में नहीं आती थी, और वो कुछ ख्याली कुछ इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करता था, फील्ड की बात करता था। तो लोगों ने बोला यार इसको इग्नोर मारो। राइट, लेकिन बाद में मैक्सवेल ने आके जब इक्वेशंस की फॉर्म में इस फील्ड को लिखा तो उसके बाद से काफ़ी सीरियसली लोगों ने लेना शुरू किया। ठीक है, तो अभी हम एक नई थ्योरी बनाएंगे इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो मैकेनिक्स में अगर आप देखो तो हम फोर्सेस की बात करते थे, अभी फोर्सेस बैकग्राउंड में चली जाएंगी, पीछे चली जाएंगी। अभी आगे क्या होगा, फील्ड होगा। अब फील्ड के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ हम फील्ड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट, और नेक्स्ट कुछ फ्यूचर वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि भाई जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो प्रॉब्लम्स हमने देखी थी वो कैसे आसान हो जाता है एक्सप्लेन करना फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। राइट, लेकिन पहले हम फील्ड की जो थ्योरी है उसको डेवलप करेंगे। राइट, तो अब अगर आपको ये एक थ्योरी बनानी है, फील्ड को लेकर थ्योरी बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे किसी एक पॉइंट पे उस फील्ड की वैल्यू निकाल पाएँ। राइट, और वही अभी हम देखेंगे। तो अभी अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और किसी एक पॉइंट पे आपको पता करना है कि उसके कारण फील्ड कितनी होगी, तो आप क्या करो, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ले आओ। टेस्ट चार्ज बाई कन्वेंशन पॉजिटिव होता है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा सा चार्ज होता है। राइट, तो आप उस पॉइंट पे लेके आओ और देखो कि उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। राइट, और अगर आप उस फोर्स को डिवाइड करो उस चार्ज से तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उस पॉइंट पे। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, तो मैग्नीट्यूड तो उसका ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। इस पॉइंट पे अगर फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट पे अगर ऐसी है तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अभी कुछ की पॉइंट्स। तो किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बोला कि जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाए। और उसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं,
लिमिट Q0 अप्रोचेज 0। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि अगर इसमें जो चार्ज है वो ना के बराबर ना हो तो इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इंटरफेयर करेगा जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे, राइट। तो सिंस ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप कोई भी ऐसा चार्ज लेके नहीं आ सकते हो, टेस्ट चार्ज जो बिल्कुल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना हो, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस मेथड से निकालना मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो कुछ और दूसरे मेथड्स हैं, उससे निकालते हो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और तीसरी बात, जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स क्या होंगे उसके, न्यूटन्स पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया हमने, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। तो फोर्स के क्या है, न्यूटन डिवाइडेड बाई कूलम्स। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया उसमें दो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। तो हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, तो वैसा आप हर एक पॉइंट के लिए कर सकते हो स्पेस में, राइट। तो एसेंशली आप हर एक पॉइंट स्पेस में जो है उसके लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो जो बताएगा कि भाई डायरेक्शन कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। और अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैथमेटिकली डिफाइन किया था वो यही तो था कि हर एक पॉइंट में आप एक कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि भाई जैसे हमने फील्ड को डिफाइन किया हुआ है E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, तो काफ़ी लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई E जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप देखो हमने जैसे डिफाइन किया हुआ फील्ड को फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, या वो क्या देगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के लिए किसी एक पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है। एक बार आपको वो पता लग गया जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे, आप किसी भी मैग्नीट्यूड चार्ज लेके आते हैं उस पॉइंट पे, सिंपल उसको आप ई से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको उस पॉइंट पे फोर्स उस चार्ज के लिए पता लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ई जो होती है वो टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। कूलम्स लॉ में जो फोर्सेस थी वो दो चार्जेस पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खाली जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। जो आप टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए या फिर डायरेक्शन को मेजर करने के लिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और यहीं पे इसकी एक बहुत बड़ी यूजफुलनेस है। इसका फ़ायदा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए कॉन्सेप्ट, जो उसका फ़ायदा है वो यहीं पे तो आता है उसका। ठीक है, सोचिए इसके बारे में। अब अगर आप ई काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे निकालते हो और उसको ड्रॉ करते हो तो आप एक फील्ड डायग्राम बना सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे आप फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो पिक्टोरियली, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली वो ये कि भाई हमने सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स पे फील्ड ड्रॉ की है, बट फील्ड हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है और आप उसको निकाल सकते हो। दूसरी बात, ये जो एरोज हैं ये बताती हैं आपको डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, और उनका जो लेंथ है वो बताएगा आपका मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ई का मैग्नीट्यूड है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये जो एरो होता है वो आपको एक ही पॉइंट पे जो फील्ड है उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो ए पे फील्ड है वो बताता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो फील्ड है उसके बारे में बताएगा, खाली एक ही पॉइंट पे बताएगा। इस पॉइंट पे फील्ड कुछ और हो सकती है, इस पॉइंट पे फील्ड कुछ और हो सकती है, तो ये ध्यान में रखिए इसको। ठीक है, तो अभी जल्दी से देखते हैं कि भाई पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और किसी एक पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस R अवे है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का। तो सिंपल सा एक पॉइंट एक टेस्ट चार्ज लेके आइए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा और देखिए उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उसको डिवाइड कीजिए इस चार्ज से तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है, कूलम्स लॉ से ये होगी फोर्स, राइट, और डिवाइड कीजिए टेस्ट चार्ज से तो आपके पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट चार्ज के लिए, Q डिवाइडेड बाई 4πε/r²। अगेन नोट करने वाली बात यह है कि इसमें टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंडिपेंडेंट होती है इस टेस्ट चार्ज के। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है जिसकी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे ये रिपल्शन फोर्स लगेगा इस केस में। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज होगी, चार्ज की तरफ होगी रेडियली डायरेक्शन। ठीक है, तो भी एक आखिरी पॉइंट, तो हमने भी देखा कि भाई एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं और आपको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप हर एक चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो निकालिए और उन सब फील्ड्स को वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए, राइट। और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम बहुत लकी हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है। अगर ये नहीं करती तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट इतना यूजफुल नहीं होता,
ठीक है। और हमने एक इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो किया डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसको देखिए आप, क्योंकि उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।